नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पार्ट 1 बनाया था इमिग्रेशन को लेकर के, कैसे आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के अन्य देशों में माइग्रेट कर सकते हैं, ये पार्ट 2 है उसी का। बहुत समय हो गया था क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हो गया था अपनी जॉब को लेकर के, कुछ और इश्यूज़ थे उनको सॉर्ट आउट, लेकिन अब मैंने कर लिया है। तो अब है क्या पार्ट 1 में मैंने कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए थे, और पार्ट 2 में मेरा इन्फॉर्मेशन उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट वीज़ा सबसे सॉलिड मेथड है आपको इन देशों में आने के लिए, है ना। एजेंट का सहारा ले सकते हैं, एजेंट आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, और 1 से 1.5 लाख की उसकी फ़ीस होगी। लेकिन उस फीस के एवज में वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम, सारा काम देखेगा, बिल्कुल आपको गाइड करेगा कि कैसे आप जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो सारा प्रोसेस। वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बस इतना है। वो सारा काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी गाइड कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है समय की कमी होगी। और हमें मेरा जो सबसे ज़बरदस्त कोई सब्सक्राइबर होगा जो बहुत दिलो जान से फॉलो करता हो, तो मैं उसको गाइड करूँगा पर्सनली। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 3 लोगों से करवाना है, नेटवर्क मार्केटिंग, और उनको बोलना है कि अन्य 3 लोगों से, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। तो इन देशों में स्टूडेंट वीज़ा के लिए कम से कम 8 से 9 महीना पहले आपको एक्टिव होकर के पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब जा कर के आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे ऑन टाइम। यानी कि करीब करीब 1 साल पहले अगले साल के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे। सब कुछ स्कोर से लेकर के, एडमिशन प्रोसेस से लेकर के, IELTS का स्कोर से लेकर के सारी चीज़ें पुख्ता। मैंने आपको कॉस्ट भी बताया था, खर्च भी बताया था, सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जितना अर्ली एज, मतलब जितने कम उम्र में आप आ सकते हैं, वो आपके लिए उतनी ज़्यादा अवसर मुहैया कराएगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, समय होगा, टाइम होगा कि आप दूसरा कुछ ऑप्शन ढूंढ पाए। आपके पास जो है रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। आप अगर मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या 1 बच्चा है, वाइफ है, फैमिली है, तो आपके ऊपर बर्डन आ जाता है, फिर आप नहीं कर पाइएगा ये सब, क्योंकि आपका इनकम करना ज़रूरी है ना। इसलिए स्टूडेंट वीज़ा वाला बहुत ही टफ़ है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं 1 साल का, अगर डेडिकेशन है और आपको लगता है कि माइग्रेट करना ज़रूरी है। क्योंकि हाल फिलहाल में कई लोगों का मुझे फ़ोन आया, उनका कहना है कि टैक्सेशन हमारे देश में भयंकर बढ़ रहा है, उस एवज में सुविधाएं जनता को नहीं मिलती है, और साफ़ हवा और पानी तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो आप जिसकी कमी, शायद मतलब ज़्यादा पैसा भी आप कमा लोगे तो भी आपको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होगा। मेरे आसपास देख रहे हैं, पूरा समुंदर का ये किनारा है, वेल मेंटेन्ड है। ये पूरा जो है पार्क है, गवर्नमेंट इसे मेंटेन करती है। इस तरफ समुंदर है पूरा, लोग पाथवे में वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो कई सुविधाएं हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ बहुत ही अच्छा है। स्ट्रगल यहाँ अपना अपना है, ठीक है। उस स्ट्रगल के बारे में कभी और बातचीत। अब दूसरा, किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई स्टूडेंट वीज़ा को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, सेकंड ऑप्शन बताइए। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है आपका वर्क वीज़ा, है ना। अब वर्क वीज़ा में क्या है बॉस, वर्क वीज़ा यहाँ का कोई भी एम्प्लॉयर, यानी न्यूजीलैंड का कोई भी एम्प्लॉयर इंडिया में बैठे बैठे आपको जॉब ऑफ़र कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, नगण्य है। क्यों नगण्य है, अब मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इमिग्रेशन का रूल है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन या दुनिया के किसी भी देश का रूल होगा, सबसे पहले आप अपने देश में मौजूद रिसोर्सेस को जॉब अप्लाई करने का और उनको मौका देंगे। और वहाँ अगर नहीं मिलता है, वो रिसोर्स बिल्कुल ही नहीं मिलता है, तब जाकर के आप बाहर से इमिग्रेंट्स को लाते हैं। ये कंडीशन होटल में काम करने वाले शेफ़ से लेकर के IT प्रोफेशनल और जाकर के जो मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, उन सभी लोगों के ऊपर इक्वली अप्लीकेबल है। अच्छी चीज़ ये है कि इस देश में रिसोर्सेस, स्किल्ड रिसोर्सेस की कमी है। ज़्यादातर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ये माना जाता है कि उनको ज़्यादा स्किल्ड रिसोर्सेस चाहिए कंपेयर जितने उनके पास हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आप जितना भी कर लो, IT में अगर आप हैं, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, मेरे जानने में कई लोग बहुत एक्सपीरियंस है, बार बार अप्लाई करते हैं, कभी कोई एंटरटेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल के मेरे दोस्त हैं, मैकेनिकल में मेरे मतलब फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, वो कुछ भी अप्लाई कर दें यहाँ की किसी भी कंपनी में, वो एंटरटेन उनको नहीं करेगी, क्योंकि वैसा रिसोर्स उनको यहाँ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है वो भी इसी बहाने से, उनको भी यही काम करना पड़ता है। वो बड़ी मुश्किल से जस्टिफाई करते हैं, जैसे टीसीएस हुआ, विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, आईबीएम हुआ, इस तरह की बड़ी कंपनियां भी को भी सेम प्रोसेस दिखाना पड़ता है। पहले वो एडवर्टाइज़ करती हैं जो यहाँ करके वेबसाइट है jobseek.com वगैरह पे, और वहाँ पर वो जो कोई अप्लाई करेगा उसको एंटरटेन क्या रिजेक्ट मारते हैं किसी की ये स्किल नहीं है, वो स्किल नहीं है, ठीक है। और उस बेसिस पे जब उस बेसिस पे रिजेक्ट मारने के बाद फिर इमिग्रेशन को बताया जाता है देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा स्किल नहीं है, ऐसे स्किल्ड पर्सन नहीं है जो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए चाहिए। इन दैट केस फिर वो अपने रिसोर्सेज जो है वहाँ पर जो है इंडिया से बेंगलोर या फिर चेन्नई या फिर कोलकाता से रिसोर्सेज को मंगा पाते हैं। तो ये प्रोसेस उनको भी फॉलो करना पड़ता है। यही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने कॉल किया कि मेरा आईटी में 16 साल एक्सपीरियंस है, मुझे ये आता है, वो आता है, बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो मुझे तो मिल ही जाएगा। मैंने कहा अप्लाई करके देख लो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। कोई भी कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। ड्यूरिंग द कोविड, ठीक है, जब कोविड आया था उस समय में कुछ कुछ लोगों को एंटरटेन किया गया था ओवरसीज से, क्योंकि बिल्कुल ही रिसोर्सेज का क्रंच चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा कोई क्रंच नहीं है, और मार्केट में मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि अभी रिसेशन भी है, ठीक है। और आप अप्लाई करके देख लीजिए, seek.com पे जाइए न्यूजीलैंड के, और वहाँ पर आप अप्लाई करके देख लीजिए। कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, भले ही आपका कितनी भी नीश टेक्नोलॉजी, कितना भी ख़तरनाक आपका एक्सपीरियंस, कितना भी आप ज़बरदस्त हो, कोई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी को जस्टिफाई करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि देखो भाई ऐसा रिसोर्स है ही नहीं, पूरे न्यूजीलैंड में नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्यों करना चाहेगा बताइए? आपको लाने के लिए इतनी मेहनत कोई कंपनी क्यों करेगी, है ना, अनलेस अनटिल कि आपके भाई की ही कंपनी हो, ठीक है। अब उसमें भी है कि मान लिया कि मैं एक कंपनी खोल लूँ, है ना, और मैं अपने भी बिहाफ पे बुला लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी क्यों नहीं पॉसिबल है? गवर्नमेंट का कंडीशन है कि आपकी कंपनी का सालाना टर्नओवर $75,000 या कुछ भी इस टाइप से $1,00,000 पर एनम होना चाहिए, तब आप रिसोर्सेस को भारत से, फिलीपींस से, चाइना से मंगा सकते हैं। तो वो कंडीशन अभी मेरी फुलफिल नहीं हो सकती। तो अगर मेरे पास कंपनी है भी तो मैं आपको नहीं बुला सकता, किसी को नहीं बुला सकता, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। तो वर्क वीज़ा का ये कंडीशन है। फिर भी किसी को लगता है, ठीक है, कि पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ही है, मैंने बताया ना, ऐसा नहीं कि डोर बंद है। बस कोई कंपनी रेडी हो जाए आपको एंटरटेन करने के लिए कि ठीक है बॉस, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है, हम तुमको दे रहे हैं ऑफ़र। क्योंकि हम बाकी लोगों जो है ना, हम जिनका इंटरव्यू लिए, या तो इंटरव्यू लिए वो पसंद नहीं आए, या फिर उस काबिल थे ही नहीं, आप अलग काबिल हैं। समझ में आ गया? ये दूसरा वर्क वीज़ा इसलिए लोगों को इंडिया से बैठे बैठे नहीं मिलेगा, है ना। तीसरा है रेसिडेंसी डायरेक्टली। अब रेसिडेंसी डायरेक्टली का भी ऑप्शन है, लेकिन रेसिडेंसी डायरेक्टली के पॉइंट्स आपको हासिल होने चाहिए। जब तक मिनिमम उस पॉइंट सिस्टम उनका है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, ठीक है, उस पॉइंट में अगर आपका उतना पॉइंट पहुंच जाएगा, जैसे IELTS के स्कोर के लिए, आपके डिग्री के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, इन सब चीज़ों को जोड़ जाड़ करके एक मिनिमम पॉइंट अगर मिल गया तो आपको डायरेक्टली वो रेसिडेंट बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा पॉइंट का कंडीशन होगा कि वहाँ से बैठे बैठे लोगों को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कितना भी क्वालिफिकेशन हो, हस्बैंड वाइफ दोनों का जोड़ जाड़ करके भी, तब भी आपको डायरेक्टली रेसिडेंसी वाले क्राइटेरिया में आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कंडीशन है, यहाँ आपके पास न्यूजीलैंड बेस्ड जॉब एक्सपीरियंस का अच्छा पॉइंट है, वो आपको नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड में आपके पास जॉब ऑफ़र है या एक्सपीरियंस है, ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, या आपकी नौकरी है परमानेंट, तो आपके पास ज़्यादा पॉइंट है। वो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ही मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूटर है। ये दोनों ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा आपको? समझ रहे हैं ना बात? तो कुल मिलाकर के वहाँ से बैठे बैठे रेसिडेंसी का क्राइटेरिया सब बाहर हो जाइएगा। कुछ लोगों को मिला था, ठीक है, कोविड के बाद, है ना, उस समय लोगों का पॉइंट्स का लेवल नीचे था, लोगों ने अप्लाई किया और मिल भी गया, वो लोग आ भी गए, अपना सेटल वेटल हो गए, उनका अपना लाइफ चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वर्क वीज़ा वाला क्लियर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। समझ में आ गया? क्योंकि गवर्नमेंट किसी को भी लेके आएगी, वो एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड होना चाहिए। एक्रीडेटेड बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है फिर भी मैंने बताया ना आपको, कंडीशंस हैं कि इतने सारे टर्नओवर हो और इतना ट्रांजैक्शन हो, इतना टैक्स आपने पे किया हो, उस क्राइटेरिया में आपको फुलफिल, और वो एम्प्लॉयर आपको बोले कि यही बंदा चाहिए और कोई चाहिए नहीं,
यहाँ तो न्यूजीलैंड में नील बटा सन्नाटा है, लुल टाइप के लोग हैं, इसके एक्सपीरियंस के लोग हैं ही नहीं। ठीक है, ये वर्क वीज़ा वाला हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा है फर्जीवाड़ा वाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आई होप कि जब ये फर्जीवाड़ा वाला वर्ड में यूज़ करता हूँ तो कान खड़े हो जाते हैं ज़्यादातर 90% लोगों को, क्योंकि सही रास्ता तो लोगों को दिखता नहीं है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा है। गलत रास्ते में उनका दिमाग सनक जाता है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो ऐसे चीज़ों में, जैसे कि जिनका बिजनेस है, वो लोग क्या कहते हैं, उनको कमाना रहता है, तो वो इंडिया में आपसे पेमेंट ले लेंगे। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा पेमेंट ले लेंगे, 20 लाख 25 लाख जो भी है, और आपको प्रॉमिस कर देंगे कि ठीक है हम आपको ले आएंगे। क्योंकि उनका बिजनेस है तो वो, अब उनका हेडेक है, वो दिखा देंगे कि हाँ भाई ये रिसोर्स बहुत ही फाड़ू रिसोर्स है और हमें ये चाहिए अपने बिजनेस में। कोई होटल इंडस्ट्री में ले आ सकता है, किसी का हो सकता है ग्रॉसरी का शॉप हो, किसी का छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, लेकिन उस बिजनेस का भी मैंने बताया ना, ट्रांजैक्शंस का लिमिट और टैक्सेशन का वो सब होना रहना चाहिए। लेकिन ये फर्जीवाड़े लोग क्या करते हैं कि आपसे कमाने के लिए इंडिया में पेमेंट करवा लिया, ठीक है, और आपको फिर यहाँ ले आए अपने यहाँ पर अपने जॉब प्रोफाइल में ला सकते हैं वो। ठीक है, आपका स्टूडेंट वीज़ा वाला खर्चा तो बच गया, लेकिन यहाँ आने के बाद, क्योंकि उनके पास तो जॉब है नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको छोटा सा काम है, मान लिया कि छोटा सा होटल है, छोटा सा वो रोल बना के बेचते हैं, या छोटा सा उनका जो है चिकन फ्राइड बना के बेचते हैं, तो उस केस में वो ले करके तो आ गए, लेकिन आपको रखेंगे नहीं। वो ये बोलेंगे भैया जहाँ जाना है जाओ, बिलल्ला हो जाओ, जो करना है करो, हमारे पीछे मत पड़ो। ठीक है, तो वो काम ढूंढो और काम करो। तो कुछ लोग उसमें स्ट्रगल करके अपना काम में लग भी जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि आकर के यहाँ आकर के एम्प्लॉयर को एक्सपोज भी कर देते हैं कि इस बंदे ने मुझसे पैसा ले लिया, हमको यहाँ ले आए और हमको साथ चीट कर दिया, हमको बचाओ, हम बहुत बेचारे हैं। ज़्यादातर बेचारे नहीं होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं जो खुद अपने इस ट्रैप में आकर के फंसे, खुद चाहते थे कि हमें इसमें लेकर के आओ, और उसके लिए उन्होंने पेमेंट इंडिया में कहीं करवाया है ब्लैक मनी में। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड है। इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, कुछ एजेंट्स भी मिल जाएंगे जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन भैया गलत तरीका, गलत ही होता है। मैं उसको कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि इस चीज़ को आप फॉलो करें, है ना। जो सही तरीका है उनको फॉलो करके अगर आप आ सकते हैं तो आराम आपको रहेगा, सुनिश्चित रहिएगा, निश्चित रहिएगा और लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। उस केस में हमेशा परेशान रहिएगा और हमेशा स्ट्रगल के जो है ना दौर में रहिएगा। अगर आपको, लेकिन मैंने कहा ना, जो बुरा बातें हैं वो दिमाग में कौंध जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ चलो बताओ ऐसे एजेंट का नाम जो इस तरह का काम करते हैं, तो मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ, ना मैं ऐसे एजेंट का किसी का रेफरेंस दे सकता हूँ, ना किसी को बोलूँगा ऐसा करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, एजेंट्स उपलब्ध होते हैं जो इस तरह से एम्प्लॉयर के साथ मिल करके आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे, और इसके बाद फिर बोलेंगे कि जाओ जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। हो सकता है कुछ दिन आपको नौकरी भी दे, कुछ छोटा मोटा काम भी दे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको बोलेंगे भाई हम आपका भार वहन नहीं कर सकते। तो वो बड़ा ख़तरनाक ऑड सिनेरियो हो जाता है। आपके पास वर्किंग राइट्स जो हैं, उसमें आपके पास वीज़ा जो है वो किसी होटल में या मोटेल में काम करने का है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ऊबर चलाएं, तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में ओपन वर्क वीज़ा तो है नहीं वो। ठीक है, स्पेसिफिक उन्होंने बोला होगा कि आप यही काम करने के लिए आए होंगे। ठीक है, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएगा, आप फंस जाएगा और लास्ट में बोलिएगा कि बताइए यार विदेश बुला करके जो है छोटी गंगा बोल करके नाले में कूदा दी, वो सही नहीं है। तो ये 3 तरीके हैं मैंने आपको बताया, क्या क्या, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फर्जीवाड़ा। ठीक है, तीनों चीज़। चौथा जो तरीका है वह इन्वेस्टर वीज़ा। ठीक है, वो भी होता है, उसमें है 5 करोड़ के आसपास में, 5 से 10 करोड़ शायद, है ना। तो आप देखिएगा इमिग्रेशन की वेबसाइट में 5 करोड़ है शायद। 5 करोड़ के आसपास में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 5 करोड़ या 10 करोड़, हमें एग्जैक्टली नंबर मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो इन्वेस्ट करके आप यहाँ बिजनेस खरीदते हैं, बिजनेस, घर नहीं, बिजनेस, और उस बिजनेस को आप 1 साल तक रन करते हैं। तो उस केस में भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर, आप एज ए इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर, ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टर के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत सारे आपको
फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मिलेंगे जो आपका पैसा इन्वेस्ट करने में आपको मदद करेंगे, यहाँ पर लगाने में, यहाँ पर लगाने में, या इस चीज़ में करने में। और उस बेसिस पे अगर आपको वीज़ा मिल सकता है तो लोग आते हैं। जैसे चाइना से जो बिलियनर मिलियनर लोग हैं वो लोग आते हैं इस बेसिस पे, बड़ा इन्वेस्टर बन करके। वो आपके पास लास्ट है, ठीक है। या फिर आप एक अपनी छोटी आईटी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप ये शो कर दो कि मैं एक आईटी कंपनी में बनाना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वहाँ पर जो है, या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कुछ कंपनी, या आईटी की ही मान लिया ना, डिजिटल मार्केटिंग की कुछ कंपनी खोलना चाहता हूँ, उसमें मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है ये इन्वेस्टर वाला। आप अकेले नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड जो है इमिग्रेशन एडवाइज़र की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे क्या करना है, थॉरो स्टडी करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस मेथड में आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, और मैंने ये पूरा स्क्रिप्ट जो है लिखा नहीं है, ये मैं वॉक कर रहा हूँ समुंदर के किनारे किनारे, ठीक है। ये बढ़िया सा अभी ज्वार भाटा गया हुआ है, पानी नहीं है, देख रहे होंगे। तो बस अगर कई सारे लोग फेक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत जो है बातें बताते हैं कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाए। मैंने कभी आपको, अपने सब्सक्राइबर को या व्यूअर को, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा मकसद नहीं है। कोई भी आदमी की बद्दुआएं नहीं लेनी है, एकदम सही और सटीक बात है। आप इसको, हमारे चैनल को शेयर करें या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन यही रास्ता है, सिर्फ यही मेथड है, ठीक है। और हिम्मत दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि अर्ली एज, अगर आप 20s में है ना, तो अगर आप कदम उठाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत बढ़िया चांसेस है, ब्राइट चांसेस हैं, यू विल सेटल हियर, और वही सही समय पे आप यहाँ घर वर सब खरीद करके अच्छे से रह जाएंगे, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट कीजिए। लेट हो चुका है तो फिर उसमें जो है हेल्प करना है, मतलब जो है आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि फैमिली कैसे चलेगी जब आप स्टडी कीजिएगा, या फिर दूसरी चीज़ें, ठीक है। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे, देखते रहिए देसी एनालिसिस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई ये स्क्रिप्टेड ना हो, इसलिए मैंने इसको पूरे वॉक के दौरान जो मेरा इन्फॉर्मेशन था वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। किसी और यूट्यूब चैनल पे फेक इन्फॉर्मेशंस की भरमार है, मैंने देखा है। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज़, है ना। अननेसेसरी ऐसे सब्सक्राइबर आपको जो है हरा हरा सब दिखा दें और चीज़ें जो है वैसी ना हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह इस देश का भी अपना स्ट्रगल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। छोटी कंट्री है, 50 लाख की आबादी है, बताइए, ठीक है। इतनी आबादी जितनी दिल्ली की आधी आबादी होगी, 50 लाख। और ये 50 लाख लोगों से इकोनॉमी जब होगी तो वो छोटी इकोनॉमी होगी, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी, आईटी के जॉब्स या बाकी जॉब्स भी कम होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रो एंड कॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जॉबलेस रह जाइएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा कि आपको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्किल जो है लो, मतलब स्किल्ड लोगों की कमी हमेशा है। अगर आपके पास कोई बढ़िया स्किल है तो हमेशा आपको वैल्यू मिलेगा, प्लम्बिंग का या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, या फिर ड्राइविंग ही आप कर सकते हैं। ऑड जॉब्स के लिए तो हमेशा जगह है, ठीक है। अगर आप ऑड जॉब्स भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे, देखते रहिए देसी एनालिसिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन इत्मीनान से देखिए ज़रूर।